नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बेटे के घर से 3 महीने बाद अपने घर पहुंची तो अपने पति की सच्चाई जानकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरी शादी को 35 साल हो गए थे। मैं 2 बेटियों की माँ थी और दोनों बेटियों की पढ़ाई लिखाई, शादी की सारी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी थी। मैं 3 महीने के लिए अपनी बेटी के पास रहने के लिए चली गई। पीछे मेरे पति और एक काम वाली घर पर रह गई। काम वाली जो हमारे घर पर ही रहती थी। 3 महीने बाद मैं अचानक अपने पति को बिना बताए घर आ गई। जैसे ही मैं अपने बेडरूम में गई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे पति तो मेरा नाम रेखा है। मेरी उम्र 58 वर्ष है। मेरी 2 प्यारी प्यारी बेटियां हैं जिनकी सारी जिम्मेदारी मैं पूरी कर चुकी थी। मैं अपनी दोनों बेटियों निशा और दिशा को पढ़ा लिखा कर उनकी शादी ब्याह करके अपनी जिम्मेदारियों से छुट्टी पा चुकी थी। मैं और मेरे पति रमन, हम दोनों आपस में सुखपूर्वक रह रहे थे। मेरी बड़ी बेटी निशा की शादी को 9 वर्ष हो चुकी थी, परंतु वह मां नहीं बन सकी थी। अब इतने दिनों बाद वह गर्भवती हुई थी। डॉक्टर ने उसे पूर्ण विश्राम की सलाह दी थी। उसकी देखभाल के लिए उसके घर में कोई महिला सदस्य नहीं थी, इसलिए मेरा बेटी के यहाँ जाना आवश्यक था। लेकिन मैं निश्चित थी, क्योंकि मुझे अपनी काम वाली बाई बीना पर पूर्ण विश्वास था। घर और रमन दोनों की देखभाल अच्छे से करने की। रमन हमेशा से छोटे बच्चे की तरह थे। अपने लिए 1 कप चाय बनाना भी उनके लिए मुश्किल काम था। बीना के रहने के कारण मैं बिना किसी चिंता के आराम से चली गई थी। कुछ दिनों बाद निशा के घर में प्यारी सी गुड़िया का आगमन हुआ। मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी। रमन बेबी गुड़िया से मिलने आए थे। बेबी दोनों 3 दिन वहां रहे और चीप परिचित अंदाज में बैठी निशा से बोली, तुम्हारी मम्मी को मेरे लिए टाइम पास का अच्छा इंतजाम करके आना चाहिए था। घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उनकी बात सुनकर सब हंस पड़ी और मैं शर्मा गई थी और रमन से धीरे से बोली, बच्चों के सामने तो सोच समझकर बोला करो। मुझे इतनी लाज आ रही थी कि वह चुपचाप उठकर रसोई में चली गई। मैं मुंबई से 3 महीने तक नहीं लौट सकी। निशा की बेटियां बहुत कमजोर थी और उसे पीलिया भी हो गया था। निशा के टाके भी नहीं सूख पा रहे थे, इसलिए मैं वहां से जल्दी नहीं लौट सकी। मेरे लौटने का प्रोग्राम कई बार बना और कई बार कैंसिल हुआ। इसलिए आखिर में जब मेरा टिकट आ गया तो मैंने मन ही मन रमन को सरप्राइज देने की सोचकर उन्हें कोई सूचना नहीं दी और बेटी निशा को भी अपने पापा को बताने के लिए मना कर दिया। दोपहर का 1 बजा था। मैं एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर सीधी अपने घर पहुंच गई। घर पर गाड़ी खड़ी देख मेरा मन घबरा गया कि आज रमन इस समय घर पर क्यों है। मैं घर में घुस गई। बेडरूम से बिना और रमन के खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। मैं अपने को रोक नहीं पाई। मैंने खिड़की से अंदर झांकने का प्रयास किया। बीना बेड पर लेटी हुई थी। ये देखकर मेरी आंखें शर्म से झुक गई। बीना तो पैसों के लिए सब कुछ कर सकती है, परंतु रमन इतना गिर जाएंगे, वह भी इस उम्र में। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। आज रमन को देखकर लग रहा था कि उनमें और जानवर में भला क्या अंतर है। जैसे पशु अपनी भूख मिटाने के लिए यहाँ वहाँ कहीं भी मुंह मार लेता है, वैसे ही रमन जैसा पुरुष भी। इतने दिन बाद घर आने की मेरी सारी खुशी काफूर हो चुकी थी। मुझे लग रहा था कि मैं जलते हुए रेगिस्तान में अकेले झूलझ कर खड़ी हुई हूँ। दूर दूर तक मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं है। फिर अपने को संयत करके मैंने जोर से दरवाजा खटखटा दिया। जानी पहचानी आवाज रमन की थी। बीना देखो तो जरा, इस दोपहर में कौन हमारा। बीना अपनी साड़ी और बाल ठीक करती हुई दरवाजे तक आई। उसने थोड़ा सा दरवाजा खोल कर झांका। मुझे देखकर बीना की होश उड़ गई। मैंने जोर से पैर मारकर दरवाजा पूरा खोल दिया। रमन और बिस्तर दोनों अस्त व्यस्त थे। पति को अचानक सामने देख आश्चर्य से भर उठी। अपने को संभालते हुए बोली, तुमने अपने आने के बारे में कुछ बताया ही नहीं। मैं गाड़ी लेकर एयरपोर्ट आ जाता। मैंने गुस्से में कहा, तुम एयरपोर्ट आ जाते तो मैं तुम्हारी रंग रंगनियां कैसे देख पाती।
रमन हड़बड़ा कर बोली, तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे बुखार था, इसलिए बीना से मैंने सिर दबाने को कहा था। रमन की बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। मैं बोली, रमन कुछ तो शर्म करो। रमन धीमी आवाज में बोली, तुम जाने क्या सोच बैठी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने हिकारत से रमन की ओर देखा, गुस्से में थर थर कांप रही थी। मेरे जोर से बीना को आवाज दी, वाह बीना वाह, तुमने तो जिस थाली में खाई उसमें ही छेद कर दिया। मैंने तो तुम पर आंख मूंद कर विश्वास किया। लोग तुम्हारे बारे में कितना कुछ कहते थे, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। अभी यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती बीना। तुम आज और अभी कमरा खाली कर दो और यहाँ से चली जाओ। बीना बोली, भाभी मैं कहाँ जाऊंगी? मैंने गुस्से में कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, तुम कहीं भी जाओ, जियो मरो मेरी भला से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। मेरा दिल पिघलने के लिए बीना ने आखिरी अस्त्र का प्रयोग किया और मेरे पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। अपना सिर मेरे पैरों में रख कर बोली, भाभी माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं एक ना सुनी और बीना से बोली, तुम अपना सामान खुद बाहर निकालोगी या मैं वॉचमैन से कहकर बाहर निकलवाऊं? मैंने खिड़की से चोर निगाह से रमन के घबराए हुए चेहरे को देखा। वे ड्राइंग रूम में बेचैनी से चहलकदमी करते हुए चक्कर काट रहे थे, साथ ही बार बार चेहरे से पसीने पोंछ रहे थे। मैंने बीना को कड़कती आवाज में सामान उठाने के लिए कहा और मेरे क्रोध से बीना डर गई और निराश होकर उसने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। आज रमन ने मेरे विश्वास को तोड़ा था। मेरे मन में विचारों की उमड़ गुमड़ मची हुई थी। 35 वर्ष से मेरा वैवाहिक जीवन खुशी खुशी बीत रहा था। रमन जैसा पति पाकर मैं अपने को धन्य मानती थी। वे मस्त मौला हौसन स्वभाव के व्यक्ति थे। बात बात में कह कहे लगाना उनकी आदत थी। रोते हुए को हंसाना उनके लिए चुटकियों का काम था। रमन बहुत रसीक मिजाज भी थे। महिलाएं उन्हें बहुत पसंद करती थी, पर मुझे ये नहीं मालूम थे ये 35 साल से बसाए मेरे इस घर में मेरे पीठ पीछे ये सब हो रहा था। मैं आज खुद को कोस रही थी जो मैंने रमन पर इतना विश्वास किया। मैं ड्राइंग रूम में जाकर चुपचाप बैठ गई। थोड़ी देर में रमन मेरे लिए कुछ चाय बनाकर लाई। मेरे पैरों के पास बैठकर धीरे से बोली, रेखा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तो बोर हो रहा था, इस टाइम पास के लिए उससे बातें कर रहा था। रमन तुम इस समय मुझे अकेला छोड़ दो। आज मेरे जो कुछ अपनी आंखों से देखा है सहसा उस पर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। बस मुझे एक बात बता दो, ये सब कब से चल रहा था? मैंने रमन से कहा। रमन बोली, तुम्हारी कसम खाता हूँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो तुम सोच रही हो। मैंने अपने पति की आंखों में गुस्से से देख कर कहा, तो ठीक है, जो बाकी जो बचा है उसे भी करके अपनी इच्छा पूरी कर लो। मेरे यहाँ रहने से परेशानी है तो मैं फिर से चली जाती हूँ। दिशा को इस समय मेरी बहुत ज़रूरत है। मैं तो तुम्हारे लिए भाग कर आई थी, परंतु तुम तो दूसरी ही दुनिया बसा चुकी हो। मैं बेकार में अपना माथा खाली कर रही हूँ। ब्लड का तमाशा बंद करो, मेरे सामने से हट जाओ। घर में सन्नाटा छाया हुआ था। बीना की सिसकियों की आवाज़ और सामान समेटने की आवाज़ बीच बीच में आ जा रही थी। मेरा घर उजड़ रहा था। मैं आज बहुत दुखी थी। मुझे बीना से ज़्यादा रमन दोषी लग रहे थे। मैं मन ही मन सोच रही थी कि जब आप ना सिक्का ही खोटा हो तो दूसरों को क्या दोष दे। कुछ भी हो, पर बीना को यहाँ से निकालना आवश्यक था। मैं उस घड़ी को कोस रही थी जब उसने बीना को अपने घर पर काम करने के लिए रखा था। लगभग 20 साल पहले मेरी ननद सविता दीदी ने बीना को मेरे पास काम के लिए भेजा था। मेरी काम वाली हमेशा के लिए गांव चली गई थी। 2 बेटियों, पति और बूढ़ी सास के सारे काम करते करती मेरी हालत खराब हो रही थी। मुझे नई काम वाली की सख्त जरूरत थी। सविता दीदी ने कह दिया कि वीना नहीं है, इसलिए निगाह रखना। सविता दीदी की ये बात याद आते ही मैं अतीत में खो गई थी। वीना का जीवन तो मेरे लिए खुली किताब की तरह है। मुझे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा। मुझे वो दिन याद आ गया
जिस दिन पहली बार बीना मेरे घर आई थी। 20 साल की बीना का रंग दूध की तरह सफेद था। गोल चेहरा, उसकी बड़ी बड़ी आंखों में निरीता थी। अपने में सिकुड़ी सिमटी हुई एक बच्चे की उंगली पकड़े तो दूसरे को गोद में उठाए हुए काम की याचना कर रही थी। उसे काम की सख्त जरूरत थी। उसके माथे के जख्म को देखकर मैं पूछ बैठी थी, कि चोट कैसे लगी? बीना धीरे से बोली थी, मेरे आदमी ने हंसिया से मारा था। वह माथे को छूता हुआ निकल गया। उसी से घाव हो गया है। उसकी बात सुनकर मैंने उसे समझाते हुए कहा था, ऐसे आदमी के साथ क्यों रहती हो? अब मैं उसे छोड़कर शहर आ गई हूँ। यहाँ नहीं हूँ, इसलिए ज्यादा किसी को नहीं जानती। मुझे वीना पर दया आ गई थी। तुम्हारे बच्चे कहाँ रहेंगे? मैंने पूछा। जी, जब तक कोठरी नहीं मिलती दोनों बरामदे में बैठे रहेंगे। अम्मा जी अंदर से बोली थी, इसको रखना बिल्कुल बेकार है। 2 बच्चे हैं, सारे घर में घूमते फिरेंगे। मुझे रसोई के अंदर पड़े हुए ढेर सारे बर्तन याद आ रहे थे। मैंने वीना से बर्तन साफ करने को कहा। उसने फुर्ती से बर्तन साफ किए और स्टैंड पर भी लगवाए। स्लैब और गैस साफ करके रसोई में पोंछा भी लगा दिया था। उसके काम से तो मैं निहाल उठी थी। धीरे धीरे मैं उसकी मुरिद होती गई। बच्चे सीधे थे, बरामदे में बैठे रहते थे। मेरे बच्चों के पुराने कपड़े पहनकर खुश होती, टूटे फूटे खिलौनों से खेलते और बचा कुचा खाना खाते। बिना मेरे घर के सारे कामों को वह लगाकर करती। मेहमानों के आने पर घर के कामों के लिए ज्यादा समय देती थी। मैं भी उसका पूरा ध्यान रखती। तीज त्योहार पर उसके लिए नए कपड़े बनवा देती थी। बीना भी मेरे एहसान तले दबी रहती। मुझे अपना आदमी समझकर वो अपने दिल की बातें मुझे कह देती। तो छोटे छोटे बच्चों को पालना आसान नहीं था। बीना ने धीरे धीरे आसपास के कई घरों में काम पकड़ लिया। मैं देखती थी कि जैसे चिड़िया अपनी चोंच में दाना भरकर छिदाकर अपने घोंसले में रुकती है, वैसे ही वह कहीं से कुछ मिलता तो सब इकट्ठा करके बच्चों के लिए ले आती थी। कपड़े मिलते हैं तो उन्हें काट पीट कर बच्चों के लिए नाप के बनाकर पहनाती। उसकी गर्म कथा से मैं बहुत प्रभावित थी। इससे मैंने अपनी पुरानी सिलाई मशीन भी उसे दे दी थी, जिसे पाकर मैं बहुत खुश थी। बीना एक दिन दिनेश को लेकर आई थी। भाभी, मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूँ। मैंने उसे समझाया कि पहले इस आदमी की अच्छी तरह जांच परख लेना, कहीं पहले वाले की तरह ये भी हाथ ना उठाने लगे। बीना ने खुशी खुशी बताया था कि मेरे बच्चों को अपनाएगा और मैं पहले की तरह ही काम करती रहूँ। मीना 8-10 दिन की छुट्टी लेकर चली गई थी। जब उनको पता चला तो बोले, गई भैंस पानी में, वो तुम्हें गच्चा दी गई, अब दूसरी ढूंढो, इसके भी पैर निकल आए हैं। बीना अपनी बात की पक्की निकली। वो 10 दिन बाद आ गई थी, परंतु ये क्या, उसका तो रूप ही बदल गया था। अब एक नई नवेली दुल्हन के रूप में थी। रमन ने जब बीना को देखा तो धीरे से बोली, ये तो चमक छल्लो लग रही है। मैं तो बहुत खुश थी। इसके जीवन में खुशियों ने दस्तक तो दी, जबकि आस पड़ोस की महिलाओं को गॉसिप का एक नया विषय मिल रहा था। काश उस दिन मिसेज वर्मा की बात मैं मान ली थी। उन्होंने मुझे सावधान करते हुए कहा था, इससे सावधान रहिएगा, ये बदन चलन औरत है, इसके संबंध कई आदमियों से हैं। मैंने मिसेज वर्मा से कह दिया था कि मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं है, मेरा तो काम ठीक से करती है, बस इतना ही काफ़ी है। मीरा ने अपने बच्चों के लिए खाप पाल रखी थी। दोनों बच्चों का स्कूल में नाम लिखा दिया था। रमेश से शादी करने के बाद बच्चों से उसका ध्यान बंटने लगा था। वे बच्चों को इस स्कूल और ट्यूशन भेजकर ही अपने कर्तव्य की इतनी श्री समझ बैठी थी। दोनों स्कूल जाने का बहाना करके इधर उधर घूमा करती थी। मीरा का बेटा राहुल पान मसाला खाने लगा था, पैसे चुरा कर जुआ भी खेलने लगा था। बेटी तनु 4 के लड़कों से नजरें लड़ाती तो दोनों बच्चों की वजह से उसके और रमेश के बीच अक्सर लड़ाई हो जाती और रमेश भी नकली चेहरा उतार कर खूब शराब पीने लगा। एक दिन वीना तनु को लेकर आई थी और बोली, ये दिन भर आपके पास रहेगी तो 4 अच्छी बातें सीख लेगी। तनु को देखे मुझे काफी दिन हो गए थे। तनु जींस और कुर्ता पहन कर आई थी। उसके कान में बड़े बड़े कुंडल थे। मैं स्वयं उसी खूबसूरत परी को एकटक देखती रह गई थी।
वह हाथ में मोबाइल पकड़े हुए थे। उसका मोबाइल थोड़े थोड़े अंतराल में बज रहा था। वो कमरे से बाहर जाकर बातें करती रही। मैं समझ गई थी कि तनु का किसी के साथ चक्कर जरूर है। मैंने बीना को आने वाले खतरे के लिए आगाह कर दिया। शायद वो भी उन बातों से वाकिफ थी। मैं नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी की हरकतों से उसकी कोई बदनामी हो। उसने रमेश की सहायता से आनन फानन में उसकी सगाई करवा दी। बीना खुश होकर लड़के वालों के द्वारा दिया गया सोना का हार मुझे दिखाने लाई थी। अपने इशारों में उसे 10,000 की फरियाद भी करनी थी। रमन ने उसे रुपए देने के लिए हाँ कर दी थी। मेरी सास के कान में भनक लग गई थी कि बीना को पैसे देने की बात चल रही है, तो वह नाराज हो उठी थी, क्योंकि उन्हें बिना फूटी आंख नहीं सुहाती थी, जबकि सबसे ज्यादा काम उन्हीं का करती थी। उनको रोज नहा धोला कर उनके कपड़े धो देती, उनके बाल बना देती, रोज उनके पैरों में मालिश किया करती थी। उनकी नज़र में वीना बेहद बदचलन औरत थी। काश मैं उस समय उनकी बातों पर ध्यान देती तो आज मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। रमन और मेरे डर से सासू माँ उसे भगा नहीं पाती थी, वरना वो उसे एक दिन टिकने नहीं देती। कुछ ही दिनों में पता चला कि तनु अपने प्रेमी के साथ वो सोने का हाल लेकर रफू चक्कर हो गई। वीना का रोना धोना देखकर रमेश जी ने शादी के लिए जोड़े पैसे लड़के वालों को देकर किसी तरह मामले को निपटाया था, परंतु पियादारी में वो उसकी बदनामी तो बहुत कर गई थी। रमेश अब दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया था। वह रोज शराब पीने लगा था, देर रात से आता और हंगामा करता, बीना पर हाथ भी उठाने लगा था। बीना सुस्त और अनमनी रहने लगी थी। एक दिन रमन मुझसे बोले थे, तुम्हारी छमक छल्लू आजकल चुप रहती है, शायद किसी परेशानी में है, पूछ लो, यदि पैसों की जरूरत हो तो दे दो। मैं बोली, नहीं नहीं, पैसों की बात नहीं है। रमेश और बेटा दोनों शराब पीने लगे हैं और रमेश किसी दूसरी औरत के चक्कर में भी पड़ गया है। रमन जी बोले थे, इतनी सुंदर और सलीकेदार औरत के होने के बावजूद भी वे दोस्ती पर मर रहा है। वीरेंद्र काम करवा रही थी, उधर रमेश की प्रेमिका उसके घर पर रह जाती थी। धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ गई थी, पर उसके घर में भी अपना हक जताने लगी थी। यदि वह कोई शिकायत करती तो रमेश बिना की पिटाई करता रहता था। बीना अपने रमेश के रिश्ते को बचाना चाहती थी। जब उसका नशा उतर जाता तो वह बीना के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता था। वे पिघल जाती थी। ये सिलसिला काफी दिन से चल रहा था। बीना अपनी परेशानियों में उलझी हुई थी। इधर राहुल भी आवारा लड़कों के साथ चोरी जुआ शराब आदि का शौकीन बन गया था। बिना बचाए हुए पैसे चुपचाप गायब कर देता था और रमेश का नाम लगाकर घर में महाभारत मचवा देता था। एक बार उसका नया मोबाइल को देखकर उसने पूछा था तो बोला, हमारे मालिक ने हमें ठीक करवाने के लिए ही दिया था। एक दिन राहुल के पर्स में नोटों की गड्डी देख उसका माथा ठनका, परंतु राहुल ने उसे पट्टी पड़ा दी थी। वह भी ममता की मारी बहकाव में आ गई थी, परंतु एक दिन वह चाल की लड़की को फुसलाकर ले भागा था। लड़की नाबालिग थी। उसके पिता ने पुलिस में शिकायत कर दी। पुलिस ने रमेश और वीना को थाने में ले जाकर पिटाई की और 2 दिन के लिए बंद कर दिया था। पुलिस ने राहुल को ढूंढ निकाला था। नाबालिग लड़की को भगाने के जुर्म में राहुल को जेल में बंद कर दिया था और रमेश प्रेमिका ने अपनी कोशिशों से रमेश को छुड़ा लिया था। पुलिस ने वीना को भी छोड़ दिया था। अब रमेश का घर उसके लिए पराया हो चुका था। उसकी सौत ने रमेश और उसके घर दोनों पर कब्जा कर लिया था। वीना लूटी पीटी सी मेरे पास पहुंची थी। उसका रोना देखकर मेरा दिल पिघल गया। रमन की मना करने पर भी मैंने वीना को घर पर रख लिया था। वह बहुत खुश थी। मुझे वीना के घर पर रहने से बहुत आराम हो गया था। वह मेरे घर में बाजार के सारे काम करती थी। इसी बीच अम्मा जी का भी देहांत हो गया। उनके देहांत को 3 साल हो गए थे और वीना को हमारे यहाँ रहते हुए लगभग 2 साल हो गए थे। अगर सासू माँ जीवित होती तो वीना को घर में कभी भी नहीं रहने देती। वीना अक्सर अपने बच्चों और रमेश को याद करके आंसू बहाने लगती थी। ये देख मेरा दिल पिघल उठता था। आज उसे वीना की वजह से मेरे घर का सुख चैन टूट गया था। अतीत में खोई शाम हो चुकी थी।
कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। मुझे बिजली जलाने का होश नहीं था। आज मेरे जीवन में भी अंधेरा छा गया था। मैं जब से यहाँ आई अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं डाली थी। आज मैं बहुत व्यतीत थी। जीवन से निराश होकर मेरा मन फूट फूट कर रोने को हो रहा था। मैं रमन की आवाज़ से वर्तमान में लौट आई थी। वे मुझे मोबाइल देख कर बोली, तो निशा का 2 बार फ़ोन आ चुका है। कह रही है, क्या बात है? माँ का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। उनकी तबीयत तो ठीक है। सुबह यहाँ से गई थी तब तो माँ बिल्कुल ठीक थी। उनको फ़ोन दीजिए, वे मुझसे बात करनी है। गुड़िया बहुत रो रही है। मेरे हेलो बोलते ही निशा खींच कर बोली, क्यों माँ? बाबा मिल गए तो मुझे और मेरी गुड़िया को सबको भूल गई। कम से कम पहुंचने की खबर तो दे देती। मैं अपनी बेटी को जानती थी। यथासंभव अपनी आवाज़ को सामान्य करते हुए बोली, बेटा फ्लाइट में फ़ोन बंद किया था, फिर उसे ऑन करना भूल गई थी। गुड़िया को घुट्टी पिला दो और उसके पेट पर हींग लगा दो। पेट दर्द से रो रही होगी। ठीक है बा। उसने फ़ोन कट कर दिया। सामने खड़े रमन का मुंह उतरा हुआ था। वह हाथ जोड़कर बेटी को कुछ नहीं बताने और कान पकड़कर माफ़ी का इशारा कर रहे थे। मैं कशमश में थी कि क्या मेरा और रमन का इतना पुराना रिश्ता पल भर में टूट जाएगा। मैं सिर पर हाथ रखकर चिंतित मुर्दा में बैठी थी। रमन अपने हाथों से सैंडविच और चाय बनाकर लाई और बोले, तो मुझे जो सज़ा देना चाहती हो दे दो, लेकिन प्लीज़ पहले सैंडविच खा लो। मुझे याद आया कि रमन तो डायबिटिक है और पिछले कई घंटों से उन्होंने कुछ नहीं खाया। रमन अपनी धीमी आवाज़ में बोली, मुझे तो 3 दिन से बुखार आ रहा था। आज सुबह से मेरे सिर में बहुत दर्द भी हो रहा था। इससे नाश्ता भी नहीं किया था। अब मैंने सिर उठाकर रमन पर भरपूर निगाह डाली तो वे काफ़ी कमज़ोर दिख रहे थे। उनका मासूम चेहरा डरे हुए बच्चे की तरह लग रहा था। सब कुछ भूलकर मेरा दिल खसक गया था। यदि रमन को कुछ हो या तो मैं चुपचाप सैंडविच उठा लिया। रमन ने भी सिर झुकाकर सैंडविच और चाय उठा ली। रात दिन मजाक करने वाले होसड़ रमन को चुप और गुमसुम देखकर मुझे बहुत अटपटा लग रहा था, परंतु मैं मन ही मन एक निश्चय कर चुकी थी। अलमारी से अपना सामान हटाकर दूसरे बेडरूम में ले जा रही थी। रमन की परछाई से भी इस समय दूर जाना चाह रही थी। रमन का उदास चेहरा और पनीली आंखें चारों तरफ मेरा पीछा कर रही थी। आज मैं मेरी दुनिया में बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ। जीवन के जिस मोड़ पर मुझे अपने जीवन साथी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वही जीवन साथी धोखेबाज निकला। मेरे दिल में असीम पीड़ा हो रही थी। मेरे दिल के हज़ारों टुकड़े हो चुके थे और हर टुकड़ों से खून बह रहा था। मुझे दूर दूर तक भी कोई ऐसा नहीं दिख रहा था जिसे मैं अपने दर्द को बांट कर अपना मर्ज हल्का कर सकूं। मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही थी। मुझे अपनी दुनिया सोनी और वीरान लग रही थी। पीछे से रमन की धीमी सी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, डियर तुम्हारे बिना मेरा टाइम पास कैसे होगा? पर आज की आवाज़ मेरे दिल तक नहीं पहुंच सकी। आज मेरे बढ़ते कदम नहीं रुके। मैं रमन को अनदेखा करके दूसरे बेडरूम की ओर चल पड़ी। न जाने अब एक खाई हम दोनों के बीच कभी पटेगी भी या नहीं, लेकिन मेरा विश्वास पूरी तरह से टूट चुका है। क्या 35 साल की शादी भी इंसान को धोखा मिल सकता है? रेखा जी ने रमन जी से दूरी बनाकर ठीक किया, या रेखा जी को रमन जी को माफ़ कर देना चाहिए था? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी बॉयज़ को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।